जय हिंद दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम पेपर पेपर कोड EDU BED 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, इस पेपर के सभी चैप्टर को वन बाई वन करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इस पेपर के पहला यूनिट इंट्रोडक्शन। देखिए, प्रथम यूनिट के अंतर्गत कुल 6 बुलेट को पढ़ने हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है। पहला है मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड आता है कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा आता है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। चौथा आता है थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा आता है स्कूल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, नीड, स्कोप, प्रॉब्लम्स। जो लास्ट बुलेट है इसके अंतर्गत डिफरेंट बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो आइए आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा एंड स्वरूप। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रशासन की आवश्यकता। प्रशासन वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी समाज की संरचना उसके प्रशासन से ही सुनिश्चित होती है। प्रशासन एक महत्वपूर्ण पद है जिसकी व्यवस्था, विशद व्याख्या लोक प्रशासन में किया जाता है। शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है, फिर भी यह उसका एक अभिन्न अंग होते हुए भी उससे भिन्न होता है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से होता है और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था है। विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था है। देखिए, हिंदी शब्द जो प्रशासन है वो अंग्रेजी शब्द के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, या उसका कह सकते हैं इसका हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मिनिस्टर से हुआ है। किससे हुआ है? मिनिस्टर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को या संस्था हो, संगठन हो, उसको चलाने के लिए हमें प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी प्रकार की व्यवस्था को चलाते हैं, किसी भी संगठन को चलाते हैं, संस्था को चलाते हैं, वहां पे जब तक प्रशासन नहीं होगा तो वो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मिनिस्टर से हुआ, जिसका आशय यानी जिसका अर्थ होता है दूसरों की सेवा में रत रहने वाले व्यक्ति से है। दूसरों की सेवा में रत रहने वाले व्यक्ति से, यानी दूसरों की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति से है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ हुआ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक। दूसरा अर्थ एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर मिलता है। पहला अर्थ क्या था? मिनिस्टर। दूसरा अर्थ इसका आता है एडमिनिस्टर, जिसका अर्थ होता है टू मैनेज। टू मैनेज यानी व्यवस्था करना, या टू गवर्न प्रशासन करना। प्रशासन शब्द एक निश्चित स्वरूप व अर्थ का निर्धारण जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में विकसित हुआ। कमेरियल विचारधारा द्वारा किया गया था। इस विचारधारा ने
सार्वजनिक सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन से जोड़ा। हैमिल्टन का विचार है कि सरकार का कार्य व्यापक अर्थ में उन सभी कार्यकलापों में से संबंधित है जो आज जो शासन प्रणाली को करने होते हैं। शासन तंत्र को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से संबंधित क्रियाकलाप करने होते हैं, परंतु प्रशासन मात्र कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित रहता है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, प्रशासन कला तथा विज्ञान के रूप में, प्रशासन कला अथवा विज्ञान है। तो यह प्रश्न उठता है कि प्रशासन कला है या विज्ञान। कुछ विद्वान ने इसे व्यवहारिक कौशल मात्र समझते हैं, कुछ विद्वान इसे व्यवहारिक कौशल मात्र समझते हैं जो अनुभव मात्र से आता है। यानी व्यवहारिक कौशल किससे आता है? अनुभव से आता है। जबकि दूसरे विद्वान के लिए ये विकसित सिद्धांत तथा उसका प्रभावीपन के लिए आवश्यक तकनीकों का प्रशिक्षण भी आवश्यक समझते हैं। इसके आधार पर यह कला तथा विज्ञान, कला है अथवा विज्ञान है, ये विचारणी है। देखिए, प्रशासन एक कला है। कला के रूप में समझते हैं प्रशासन क्या है, किस प्रकार है। तो यह विचारधारा के अनुसार अन्य कलाओं की तरह प्रशासन भी एक कला है। जिस प्रकार अन्य कलाएं हैं उस प्रकार प्रशासन भी एक कला है। जिस व्यक्ति में कुछ आवश्यक गुण और योग्यताएं होती हैं, यानी जिस व्यक्ति में कुछ आवश्यक गुण योग्यताएं होती हैं, वही सफल प्रशासक बन पाते हैं। हर एक प्रशासक नहीं बन पाते हैं। व्यक्तिगत गुणों पर बल देने वाले संप्रदाय ही यही मान्यता रही है। यानी व्यक्तिगत गुणों पे जो बल देने वाले संप्रदाय हैं, उनकी मान्यता यही रही है कि जिस व्यक्ति के अंदर विशेष गुण होता है वही प्रशासक बन सकता है। सभी प्रकार के व्यक्ति प्रशासक नहीं बन सकते हैं। ये यह मानते हैं कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं। ये भी मानते हैं कि जो अच्छे प्रशासक होते हैं वो जन्मजात भी होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। दूसरे लोग इसे परिस्थिति जन्म मानते हैं। परिस्थितियां प्रशासक बना देते हैं। कुछ अन्य लोग हैं ये मानते हैं कि ये परिस्थिति जन्य होता है, जैसी परिस्थितियां आती हैं उसे प्रशासक स्वयं बना देती हैं। प्रशासक जो प्रशासन है एक विज्ञान के रूप में किस प्रकार है जानते हैं? प्रशासन को जो लोग विज्ञान कहते हैं वे इसे टेक्नोलॉजी मानते हैं। उनकी धारणा यह है कि प्रशासनिक समस्याओं को सुलझने के लिए, यानी प्रशासनिक जो समस्याएं आती है उस समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यह प्रशासन एक प्रक्रिया मानते हैं। इनकी धारणा है कि प्रशासनिक नियमों पर चलकर प्रशासन को सुचारू रूप से बनाया जा सकता है। जो प्रशासनिक नियम होता है उस पर सुचारू रूप से चल के व्यक्ति प्रशासन बनाया जा सकता है। इनका प्रशासन में विकास में काफी योगदान रहा है, देखा जा सकता है। कल्बर्टसन ने 1955 में प्रशासन के विज्ञान में मुख्य तत्वों के ऊपर विचार करके अपना विचार व्यक्त किया है। जो मान्यताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली मान्यता यह है कि प्रशासन उन व्यक्तियों या व्यक्ति द्वारा संचालित होता है। प्रशासन उन व्यक्तियों या व्यक्ति द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन या संभाग या कार्यक्रम या उत्सव के अंदर किसी निर्णय लेने का ज्ञान हो तथा उसका अनुप्रयोग करने की योग्यता हो। प्रशासन उन व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिनमें किसी संगठन, संभाग या कार्य या कोई उत्सव के अंदर निर्णय लेने का ज्ञान हो तथा उसका अनुप्रयोग करने की योग्यता हो। दूसरी मान्यता यह है कि जिसमें इस ज्ञान में वृद्धि हो,
के लिए तथ्यों का पता लगाने की योग्यता हो, यानी प्रशासन के ज्ञान में वृद्धि हो और उनके तथ्यों का पता लगाने की योग्यता हो। तीसरी मान्यता यह है कि आज एक प्रशासक के लिए प्रशासन का उच्च तकनीकी ज्ञान उस क्षेत्र में आवश्यक है जिसका उसे प्रशासन करना है। अगली मान्यता यह है कि प्रशासन कला हो अथवा विज्ञान, उनका ज्ञान व्यवहारिक परिस्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से तथा सीखा जा सकता है। तथा पांचवा मान्यता यह है कि शिक्षा प्रशासन को अभी भी एक स्थान बताने की आवश्यकता है तथा इसके लिए आवश्यक सिद्धांतों तकनीकों के विकास की आवश्यकता है। उपरोक्त तत्वों के आधार पर इस तथ्य को प्रशासन में केवल रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि स्पष्ट आज प्रशासक के लिए प्रशासन की उच्च तकनीकी का ज्ञान उस क्षेत्र में अति आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जानते हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसकी कुछ डेफिनेशंस जानते हैं। कैम्पबेल तथा अन्य शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों नीतियों के विकास को प्रोत्साहन करने वाली सुविधा निहित है। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना, साथ ही साथ शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय यानी तत्वों जो कर्मचारी वर्ग है उसकी व्यवस्था करना। क्लियर है। अगली परिभाषा है ग्राहम वेलफोर। ये कहते हैं कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये ग्राम वेलफोर के अनुसार। अगली जो डेफिनेशन है परिभाषा है आर्मार्ट पॉल के अनुसार शिक्षा प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। इन दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इन प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से विभिन्न प्रकार से संबंधित है। क्लियर है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं, जैसे शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। शिक्षा प्रशासन एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए समस्त साधनों को तथा प्रयासों को क्रियाशील बनाता है। दूसरा आता है कि शिक्षा प्रशासन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। तीसरा आता है कि शिक्षा प्रशासन व्यक्तियों और समाज के प्रगति में सहायक होता है। चौथा आता है कि शिक्षा प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ताओं शिक्षक छात्र अभिभावक व जनता तथा उनके प्रयासों का समन्वय से संबंधित होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप या प्रकृति। ठीक है, शिक्षा प्रशासन का प्रमुख विषय प्राधिकरण तथा सत्ता या नियंत्रण माना जाता है, क्योंकि प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। वस्तुतः प्राधिकरण
उस शक्ति का परिलक्षित करता है जो कार्यकर्ताओं में कार्यों का विभाजन करती है तथा कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाती है। नियंत्रण वह प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? परंतु ये दोनों प्राधिकरण तथा नियंत्रण मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करती है। प्रशासन में प्राधिकरण तथा नियंत्रण का स्वरूप के जो पक्ष है वो इस प्रकार है। देखिए, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जो केंद्रीकरण है यानी सेंट्रलाइजेशन, यह प्रशासन का वह स्वरूप होता है जिसमें सत्ता और शक्ति एक केंद्रीय साधन में निहित होता है, एक केंद्रीय साधन में निहित होता है। यही केंद्रीय साधन नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करता है, साथ ही साथ आदेश धन प्रदान करता है। इस प्रकार का प्रशासन एक रूपता यूनिफॉर्मिलिटी लाने पर बल देती है। इसमें शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है। यह प्रशासन नौकरशाही से अधिकृत होता है। इसको कहते हैं केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, यह प्रशासन का वह स्वरूप होता है जिसमें सत्ता विकेंद्रीकरण होता है। यह स्वरूप स्थानीय समुदायों आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके स्वरूप के शिक्षा प्रशासन में अभिभावकों, समुदाय, शिक्षकों तीनों को समान महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा को एक सहयोगी प्रयास माना जाता है। यह प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने पर बल देता है। यह विविधता को कायम रखती है और अंतःक्रिया के स्वरूप अभिव्यक्त पर बल देता है। ये तो था। अब दूसरा, बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन, इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बाह्य प्रशासन क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा का बाह्य स्वरूप प्रशासन को उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के बाह्य स्वरूप बाह्य प्रशासन का अर्थ है शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। बाह्य प्रशासन नियमों का निर्माण करता है, पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। इसके साथ ही साथ वह भवनों का निर्माण, खेल मैदानों की व्यवस्था करना, इन सभी में सहायता देता है। साथ ही साथ शिक्षकों के वेतन, सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि, इन सभी चीजों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है कि आंतरिक एडमिनिस्ट्रेशन, आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन उस व्यवस्था का अर्थ से लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय प्रतिदिन कार्यक्रमों क्रियाकलापों के संचालन के लिए स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय को नेता अपने शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रबंधकों, छात्रों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार विद्यालय व्यवस्था करता है। ये आंतरिक प्रशासन। अब बात करते हैं शिक्षा प्रशासन का आधार। शिक्षा प्रशासन का क्या आधार है? शिक्षा प्रशासन का आधार इस प्रकार है। पहला, शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल एम्स। शिक्षा प्रशासन उन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है जिनको समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील
तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और यही सामाजिक दर्शन शैक्षिक उद्देश्यों का सूत्रपात करते हैं। विश्व में मुख्यतः दो प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं। पहला एका एकाधिकारात्मक, दूसरा लोकतांत्रिक। एकाधिकारात्मक दर्शन में व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। जो एकाधिकारात्मक है उसमें व्यक्ति की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। लोकतंत्र दर्शन में व्यक्ति के महत्व को बल दिया जाता है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक हित में संतुलन रखा जाता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तिगत विचार स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है। इन देशों में शिक्षा, प्रशासन, सहयोग, समायोजन, एकीकरण तथा कार्यकर्ताओं की सहभागिता सद्भावना पर आधारित होता है। दूसरा जो है सामाजिक आधार, सोशियोलॉजिकल बेसिस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसकी कार्य विधि एवं प्रशासन विभिन्न सामाजिक घटकों पर निर्भर करता है। राष्ट्र का दर्शन एवं इतिहास शिक्षा प्रशासन के स्वरूप को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र हुआ तथा अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उसका एक नवीन राष्ट्र के रूप में तेजी से उदय हुआ। इसलिए वहां लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा प्रशासन को भी लोकतंत्रात्मक और विकेंद्रीकृत रूप प्रदान किया गया। तीसरा आधार आता है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस। शिक्षा प्रशासन अन्य प्रशासनों के रूप में भिन्न है क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के विकास से होता है। अन्य प्रशासनों में व्यक्ति के विकास पर ध्यान देते हुए इतना अपेक्षा नहीं की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास की प्रक्रिया है, इसलिए इसके प्रशासन की अपेक्षा व्यक्ति के आदर्श से पृथक नहीं किया जा सकता। शिक्षा प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु बालक है। ग्राहम बेलफोर ने उनके अनुसार शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षा, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके सुविधा पूर्वक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अतः शिक्षा प्रशासन का फाइल केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित होना आवश्यक है। अतः शिक्षा उपरोक्त विवेचना के आधार पर कह सकते हैं कि अतः शिक्षा प्रशासन द्वारा व्यक्ति के विभिन्न पक्षों शारीरिक, आध्यात्मिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, सौंदर्यात्मक आदि के अधिकाधिक विकास के लिए प्रयास किया जाए तो उचित होगा। भागिता मनोविज्ञान की सहायता से बालक की स्वाभाविक शक्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं, रुचियां आदि की जानकारी प्राप्त करके उनके अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम, समय तालिका, शिक्षण विधियां, शैक्षिक सामग्री, साज सज्जा, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने से व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अन्य कार्यकर्ताओं की रुचियों, शक्तियों, क्षमताओं आदि का ध्यान रखते हुए उनकी कार्यकुशलता की उन्नति, क्योंकि रुचि एवं क्षमता के अनुसार किया गया कार्य विभाजन कार्यकर्ताओं की कार्यदक्षता, कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा उसमें सहयोग एवं समुचित ढंग से कार्य करने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करने में बहुत ही सहायक होता है। क्लियर है? आज हमने जाना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी शैक्षिक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और स्वरूप।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, क्षेत्र और प्रकार। आप सभी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।